सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और जीएस सेकंड पेपर। मीन्स जीएस सेकंड पेपर में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है और आईआर है। क्लियर? अब कंसेप्ट आता है कि जस्टिस क्या है, न्याय क्या है। क्लियर? दूसरी बात कि सामाजिक न्याय, जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, एक कंटेम्परेरी कंसेप्ट है। मीन्स समकालीन आबलिक नवीन अवधारणा है। नवीन अवधारणा इसको कह सकते हैं, या इसे कहेंगे 20वीं शताब्दी की अवधारणा। ठीक। दूसरी बात कि इक्वलिटी क्या है, समानता, समानता की अवधारणा क्या होगी। ठीक। तीसरी अवधारणा जो निकलेगी यहां से, वह निकलेगी रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि के शासन के संबंध में एक अवधारणा। इसके बाद अगर हम फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ जस्टिस को अगर देखें, यानी मीन्स न्याय की दार्शनिक दृष्टिकोण, तो इसमें होगा जस्टिस ऑफ प्लेटो का न्याय सिद्धांत। दूसरा जस्टिस ऑफ अरिस्टोटल, अरस्तु का न्याय सिद्धांत। उसके बाद सोशलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। उसके बाद टीएच ग्रीन। उसके बाद हॉबहाउस। उसके बाद आपका होगा जे रॉल्स मीन्स रॉल्स का न्याय सिद्धांत। उसके बाद सोशल जस्टिस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। उसके बाद सर्वोदय ऑफ गांधी जी। ये फिलोसफिकल अप्रोच है सब, कि लोग क्या समझते थे। लेकिन ये और सोशल जस्टिस, रॉल्स और सोशल जस्टिस एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर रॉल्स आता है और सामाजिक न्याय नहीं लिखते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। और अगर केवल सामाजिक न्याय आता है और उसमें रॉल्स का जिक्र नहीं करते हैं, तब भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। जस्ट लाइक दैट इज द एग्जांपल ऑफ जेएस मिल। विदाउट जेएस मिल देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी कंसेप्ट, और विदाउट लिबर्टी देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस। यानी न्याय, स्वतंत्रता और मिल एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू है। अगर कहीं स्वतंत्रता आ गई, स्वतंत्रता की अवधारणा आ गई और जीएस मिल का जिक्र नहीं करते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। और अगर कहीं स्वतंत्रता आ गई और जीएस मिल उसमें नहीं डालते, तब भी इनकम्प्लीट। उसी प्रकार अगर रॉल्स आते हैं और जीएस मिल नहीं लिखते हैं, रॉल्स आते हैं और सोशल जस्टिस की अवधारणा आप नहीं करते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। और अगर सोशल जस्टिस आता है और रॉल्स नहीं लाते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन क्या है, इनकम्प्लीट है। 2017 या 18 में रॉल्स को लेकर यूपीएससी ने एथिक्स में क्वेश्चन पूछ दिया था, यानी जीएस फोर्थ पेपर में,
कि रॉल्स के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, बस सीधा सीधा। ठीक। और अगर रॉल्स नहीं समझे हैं, रॉल्स को आप एनालाइज नहीं किए हैं, तो अमेरिका का निग्रो मूवमेंट आपको नहीं समझ में आएगा। निग्रो मूवमेंट समझ रहे हो? अमेरिका का जो निग्रो मूवमेंट था वह है श्वेत और अश्वेत संघर्ष, काले और सफेद के बीच का संघर्ष था। और इस संघर्ष का समाधान रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करके किया था। 1971-72 का यह किताब है, द एलिमेंट ऑफ जस्टिस, ए थियरी ऑफ जस्टिस, दैट इज द बुक ऑफ रॉल्स। क्लियर? इतनी अवधारणाएं लेकर आपका फिलॉसफिकल अप्रोच चलेगा, उसके बाद फिर तब आएगा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एंड सोशल जस्टिस, वेलफेयर प्रोजेक्ट आ जाएंगे, सामाजिक न्याय, फिर उसके बाद ओल्ड पर्सन के संबंध में दृष्टिकोण आ जाए, वृद्धाजन सरकार की योजना है, फिजिकली हैंडीकैप्ड की योजना है, ये सब आपके सिचुएशन में आपके लिए मिल जाएंगे। क्लियर? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जस्टिस, न्याय, न्याय क्या है? इसका मतलब यहां है कि न्याय को कभी कर्तव्य भी माना जाता था। ठीक? एनिमीज कि जिस व्यक्ति का जो दायित्व है, अगर वह व्यक्ति उस दायित्व की पूर्ति नहीं करता है तो न्याय की स्थापना नहीं होगी। ठीक? अब न्याय का जो सार्वभौम नियम है, मीन्स यूनिवर्सल रूल ऑफ जस्टिस इज इक्वल टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं बताया? ठीक है, यही तो बता दिया, न्याय तो यही है। समान वितरण का मतलब क्या है? एक न्याय की जो अवधारणा है वह समान है, सबको एक जैसा बांट दो। यानी जस्टिस एक रूल है, एक नियम है, और उस नियम के अनुसार किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। ठीक? ये अवधारणा थी। इसलिए जैसे मैंने इनसे कहा, अनमोल से, कि छोटे भाई को 1000 रुपया मिला, इनको 100 रुपया मिला, तभी तो ये कह रहे हैं कि मम्मी, माँ, तुमने मेरे साथ न्याय नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो पैसे का वितरण होना चाहिए था वो समान होगा, तभी तो ये, भाई छोटे को भी 550 रुपए मिल जाए, इनको भी 550 रुपए मिले, तो ये ब्लेम लगा सकते हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। आप आरोप लगा सकते हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। तो जब आप आरोप नहीं लगा सकते कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो इसका मतलब हर व्यक्ति यही चाहता है कि किसी भी वस्तु का जो विभाजन किया जाए व्यक्तियों के बीच, किसी भी वस्तु का अगर हम विभाजन करते हैं तो उसका विभाजन सभी लोगों में समान कर दिया जाए, मीन्स कि उसकी स्थिति के अनुसार उसे बांट दिया जाए। न्याय है। लेकिन अगर सबको हम एक समान बांट देते तो समाज में असमानता कम होने के जगह पर असमानता बढ़ जाएगी। नहीं समझ में? समाज में असमानता कम होने के जगह पर असमानता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब जब समाज में असमानता बढ़ेगी तो समस्याओं या जो समस्या है या जो अनइक्वल जो प्रॉब्लम है
वो प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, बहुत बढ़ेगी प्रॉब्लम। जैसे कास्ट के बेस पर अनइक्वलिटी, दैट इज द सोशल प्रॉब्लम। रिलीजन के बेस पर अनइक्वलिटी, दैट इज द सोशल प्रॉब्लम। इकोनॉमिकल बेस अनइक्वलिटी, दैट इज द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। एज बेस अनइक्वलिटी, दैट इज द फैक्टर। हेल्थ बेस अनइक्वलिटी, दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, है कि नहीं भाई? क्या था, अंबेडकर ने कहा कि ये तो मेरे बस में नहीं था, ये मेरे बस में नहीं था कि मैं किस कुल में पैदा हूं, लेकिन यह तो मेरे बस में है कि मैं किस रूप में मरूंगा। मीन्स जिस अंबेडकर जिस निम्न कुल में पैदा हुए, क्या यह उनके बस में था कि आप इसी कुल में पैदा होंगे? लेकिन यह तो उनके बस में है, और यह बस में है कि इसीलिए लास्ट में जब उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध जाकर बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म को अपनाते हुए कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और विजयादशमी के दिन नागपुर में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अगर ये स्थिति है, ये सिचुएशन है कि न्याय की अवधारणा होनी चाहिए, तो न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार हमेशा बदलती गई, लेकिन न्याय की जो सार्वभौम अवधारणा है, जो यूनिवर्सल कंसेप्ट है, जिसको आज भी मान्यता है, जो फर्स्ट टाइम जनरेट किया गया था न्याय के नियम को लेकर, और वह नियम था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एवरी पर्सन। मीन्स अब जस्ट लाइक मैं आप लोग का टेस्ट लूं, 5 क्वेश्चन दूं, और सबको 5 क्वेश्चन इक्वल टू 50 नंबर, और सबको 25-25 नंबर दे दूं, जो लिखे तब भी वो 25 नंबर पाए, जो ना लिखे वो भी 25 नंबर पाए, तो मैं तो कहूंगा कि मैंने न्याय किया है। क्या है? लेकिन न्याय है भाई, ये न्याय है का? कैसे कैसे पॉसिबल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? मैं तो अपने तरफ से न्याय कर रहा हूं कि सबको 25-25-25 नंबर दे दे रहा हूं, और आपने कहा कि सर उसने नहीं लिखा है तब भी वो 25 पाया है, मैं 5 पेज लिखा हूं तब भी 25 पाया हूं, वह 1 पेज लिखा है तब भी वो 25 पाई है, वह 2 लाइन लिखी है तब भी, तो मैं कहूंगा अरे मैं न्यायप्रिय आदमी हूं, और मैं सबके साथ क्या कर रहा हूं? न्याय कर रहा हूं। तो उस समय तब आप इस नियम की उपेक्षा करके क्यों कहते हैं कि सर ये गलत है, दिस इज नॉट फेयर? अब समझ में आ रही है बात? तो उस समय तो आप हमारे ऊपर ब्लेम लगाओगे, सर नहीं, जस्टिस की थियरी आपकी सही नहीं है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द यूनिवर्सल रूल ऑफ जस्टिस सार्वभौम सत्य है, सार्वभौम स्थिति है। इसलिए न्याय की अवधारणा समय के अनुसार बदल गई, और यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के जगह पर आ गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। समान वितरण के जगह पर असमान वितरण हो गया। क्लियर? अब ये चीज क्या है जी? बिना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। गुड, बहुत अच्छा, यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, और इन दोनों को मिला दो तो ये बन गया आर्टिकल 14। समझ आई बात? आर्टिकल 14 में ये दोनों वर्ड्स यूज किए गए हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक, अब इतना समझ में आ गया?
अगर समान वितरण होगा, समान वितरण हो रहा है, तो समान वितरण होगा तो समाज में असमानता फैलेगी या असमानता का विस्तार होगा। इंक्रीज द अनइक्वलिटी इन सोसाइटी। समाज में असमानता बढ़ जाएगी, ठीक है कि नहीं? अब जब असमानता का विस्तार होगा या इंक्रीज द अनइक्वलिटी या असमानता बढ़ेगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा? समाज में अनेक प्रॉब्लम आएगी। अब कैसे प्रॉब्लम आती है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा अरिस्टोटल के थॉट पर चलना है, जिस पर समझ लीजिएगा कि असमानता का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक अगर इक्वलिटी, समानता, समानता, भूपेंद्र समानता क्या है जी? क्या क्या कहते हैं, बोलना? हाँ, डिमोलिश ऑफ प्रिविलेज, डिमोलिश ऑफ प्रिविलेज। जैसे जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को क्या मिला था? विशेषाधिकार मिले थे, मिले थे कि नहीं? और जमींदारों को जब विशेषाधिकार मिले थे तो उस विशेषाधिकार के कारण वह अपनी स्थिति समाज में अन्य लोगों से क्या समझ रहे थे? उच्च समझ रहे। मंत्री आवास योजना, अब समझ में आ रही है बात? और खाद्यान्न के लिए गरीब लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न वितरण, राशन कार्ड। अब समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट है? तो फैमिली, तो जब आपकी बेसिक नीड्स पूरा होगी तब हम अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में सोचेंगे। और अन्य आवश्यकताएं हैं, सोशल है, रिलीजियस है, कल्चरल है, आइडियोलॉजिकल है। तो यहां से डिवीजन ऑफ फैमिली, डिवीजन ऑफ फैमिली इज इक्वल टू एंड दैट द फॉर्मेशन ऑफ विलेज इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिली। चंद्र प्रकाश और अनमोल, अनमोल हरदोई, चंद्र प्रकाश बहराइच, तुम लोग हरदोई या बहराइच छोड़कर लखनऊ में पढ़ने क्यों आए? क्योंकि अपने परिवार को छोड़ा है तो डिवीजन ऑफ फैमिली हो गई। अगर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति आपके परिवार में होती तो आप परिवार छोड़ते? नहीं छोड़ते। और एक सिचुएशन ये भी है कि पढ़ने वाले लड़के को 12th के पास, 12th पास घर से बाहर क्यों भगा दिया जाता? और उस लाइफ से आप समाज में सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है जाओ समाज में कुछ धक्के खाओ, समाज की स्थिति को समझो, तब पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। तब आपका क्या है? क्योंकि घर पर खाना नहीं खाए तो माता जी का दुलार रहता, बेटा खाना नहीं खा रहा है, अरे यहां खाओ या ना खाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। इनको भी अपनी औकात लग जाएगी, सबको अपनी औकात लगेगी, सबको अपनी कैपेबिलिटी पता चलेगी कि सब कुछ अपने करना है कि नहीं? तो यहां पर समाज में संघर्ष के साथ जीने का ढंग पता चला, तो ये आपका डेवलपमेंट है। ठीक। दूसरी बात, परिवार में 4 लोग हैं तो बातचीत करने का ढंग सिर्फ 4 ही लोगों में है, यहां तो हजारों हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। तो किसके साथ कैसा बातचीत किया जाएगा ये तो आप समाज ही में सीखेंगे ना। तो डिवीजन ऑफ फैमिली हो गई। अब समझ में आ रही है कि नहीं? अब कुछ चीजें आप परिवार में इस गांव में सीख लिए, और इस गांव का नेचर है ग्रुप ऑफ डिफरेंट फैमिली। ठीक।